सो हेलो किड्स, आज वेलकम करते हैं हमारे पहले वीडियो के ऊपर। क्लास 12 का इकोनॉमिक्स का पहला चैप्टर आज हम कवर अप करेंगे जो है डिमांड। सो स्टार्ट करते हैं। आज का चैप्टर है पहला डिमांड चैप्टर। डिमांड चैप्टर में सिर्फ और सिर्फ आपको नॉट सब यूनिट्स पढ़ने हैं। नॉट सब यूनिट्स क्या पढ़ने हैं इसको देखते रहिए और मेरे साथ ही आप लिखते रहिए, एक नोटबुक निकाल के भी ड्रॉ करते रहिए, आपको समझ में आता रहेगा। तो नॉट और सब यूनिट्स क्या क्या है पहले देख लेते हैं। पहला चीज में हम डिमांड के ऊपर कुछ बेसिक्स पढ़ेंगे, ठीक है। तो वो बेसिक्स क्या होंगे, 3 माइक्रो सब यूनिट्स होंगे। 3 माइक्रो सब यूनिट्स क्या क्या होंगे उसमें आप देख लीजिए। सबसे पहले हम जानेंगे इसके मीनिंग। तो डिमांड के हम मीनिंग समझेंगे, राइट। फिर मीनिंग जैसे ही यहाँ पे जान जाएंगे उसके बाद में हमारा यहाँ पे आएगा टाइप्स, कि कितने अलग अलग प्रकार के डिमांड के टाइप्स होते हैं। तो टाइप्स ऑफ डिमांड उसी तरीके से हम लोग उसको धीरे धीरे समझने का कोशिश करेंगे। उसके बाद में टाइप्स के बाद में हमारा आएगा डिटर्मिनेंट्स। डिटर्मिनेंट्स की मतलब डिमांड किन किन कारणों के वजह से, किन किन फैक्टर्स के वजह से अफेक्ट होते हैं और फ्लक्चुएट होते हैं। तो डिमांड्स के रिलेटेड 3 ये मिनिमम सब टॉपिक्स होंगे। उसके बाद जैसे ही हम ये 3 चीज कवर कर लेंगे उसके बाद में हमारा यहां पे आएगा लॉ ऑफ डिमांड। मैंने शॉर्ट में लिखा है, आप समझ जाइएगा। तो लॉ ऑफ डिमांड रिलेटेड हम 5 सब यूनिट्स पढ़ेंगे इसमें, ठीक है। क्वेश्चन आपके आते हैं और उसी में से आपको सॉल्व करने में इजी होगा, लिखने में। तो पहला चीज हम इसके बारे में क्या जानेंगे, स्टेटमेंट। अब स्टेटमेंट में हम क्या जानेंगे कि लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है। बेसिकली लॉ ऑफ डिमांड का मीनिंग क्या है, वो क्या कहना चाहता है, उसका लॉजिक क्या है। उसके बाद में उस लॉ के अजम्पशंस पढ़ेंगे। अजम्पशंस पढ़ेंगे मतलब कि हम मान के चलेंगे कि लॉ ऑफ डिमांड को फॉलो करने के लिए, समझने के लिए कुछ कुछ चीज को हम अज्यूम कर लेते हैं। तो ये वाला कवर अप होगा। उसके बाद में डिमांड शेड्यूल बनेगा, मैंने शॉर्ट में डीएस लिखा है। और उसी के साथ में डिमांड शेड्यूल के बाद डिमांड कर्व बनेगा। कैसे बनाएंगे, क्या बनाएंगे, मैं आपको बता दूंगा। और इसी लॉ ऑफ डिमांड के रिलेटेड एक है एक्सेप्शन। एक्सेप्शन मतलब जहां पे लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं करता, ठीक है। लॉ ऑफ डिमांड को आपको पढ़ाते समय बताएंगे जहां पे लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं करेगा उस जगह में, ठीक है। उसके बाद में देखो, तो ये वाला डिमांड का 3 हो गया। लॉ ऑफ डिमांड रिलेटेड 5 सब यूनिट हम पढ़ लिए, बचा एक। जो तीसरा और आखिरी पार्ट होगा वो होगा चेंज वाला पार्ट। किसमें, चेंज इन डिमांड कर्व। तो डिमांड कर्व के रिलेटेड क्या क्या चेंज हो सकता है वो जानेंगे। इस चीज को 2 पार्ट में हम डिवाइड करते हैं चेंज को। एक को हम पढ़ेंगे उसमें मूवमेंट, मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व। मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व, कि डिमांड कर्व कैसे मूव हो रहा है और उसमें एक्सपेंशन कैसे हो रहा है, कॉन्ट्रैक्शन कैसे हो रहा है। तो इसीलिए इसके नीचे में 2 ठो इसके माइक्रो सब यूनिट्स हैं। क्या क्या, एक है हमारा एक्सपेंशन और एक है हमारा कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। अगेन सारा चीज बताया जाएगा, डिमांड शेड्यूल, डिमांड कर्व, सारा कैसे शेड्यूल लिखना है, कैसे कर्व बनाएंगे, सारा उसको डिटेल कवर अप हो जाएगा। और तो जैसे मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व हुआ, और एक होगा हमारा शिफ्ट। शिफ्ट किस चीज का, ऑफ डिमांड कर्व। तो शिफ्ट में 2 ही चीज इसमें माइक्रो सब यूनिट आ सकता है, एक राइट साइड शिफ्ट करेगा और लेफ्ट साइड शिफ्ट करेगा। तो देखो ये वाला हो गया चेंज, मतलब यहाँ पे 1 सब यूनिट्स है तो टोटल 5 सब यूनिट। ये हमारे चैप्टर के ओवरव्यू हो गए। इतना आप लिख लेना, इतना का मैं जो भी बता रहा हूँ डिक्टेट भी करूँगा, उसको थोड़ा पॉज करते करते लिखते जाना। और भी अगर इसको नोट्स जरूरत पड़ेगा तो आप टेलीग्राम चैनल में भी ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे मैं अपलोड कर दूंगा। दूसरा चीज़, कोई भी चैप्टर जब भी कंप्लीट होगा तो चैप्टर के बाद में मैं कुछ आपको क्वेश्चंस दूंगा, उस क्वेश्चन को आप उसको सॉल्व कर लेना। और सॉल्व कर लोगे तो देखना आपका एंटायर चैप्टर उसमें कवर हो जाता है। तो ये वाला हमारा इतना एक ओवरव्यू है। और अब स्टार्ट करते हैं हमारा पहला टॉपिक। सो अब यहाँ पे हम पहले जानेंगे कि डिमांड का मीनिंग क्या होता है। सिंपल, मैं एक डेफिनेशन लिख रहा हूँ, आप डेफिनेशन को, उसका मीनिंग को मेरे साथ ही लिखते रहिएगा, नोट डाउन करते रहिएगा, इजीली समझ में आ जाएगा। अगेन रटने की जरूरत नहीं पड़ेगा, राइट। तो सबसे पहले हम लोग इसका मीनिंग लिख लेते हैं, ओके। तो डिमांड का मतलब यहाँ पे क्या कह रहा है, डिमांड का मतलब ये कह रहा है, लिखते जाओ, इट रेफर्स टू
द क्वांटिटी ऑफ ए commodity that a consumer is willing and able to क्या परचेज कर सकते हैं. It refers to the quantity of a commodity that a consumer is willing and able to purchase at different या वेरियस भी लिख सकते हैं, डिफरेंट या वेरियस प्राइसेस ड्यूरिंग a particular at various prices during a particular period of time. सिंपल. ठीक है. तो डिमांड का मतलब क्या कह रहा है? वो कह रहा है इट रेफर्स टू द क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी दैट अ कंज्यूमर इज विलिंग एंड एबल टू परचेज एट डिफरेंट या एट वेरियस प्राइसेस ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम. इसको हम डिमांड कहते हैं. इसमें आप दो चीज का ध्यान रखना. यहाँ पे क्या कह रहा है? यहाँ पे कह रहा है, मैं इसको थोड़ा सा, कोई भी चीज आप समझोगे ना थोड़ा सा उसको ब्रेक डाउन कर लेना. यहाँ पे कह रहा है इट रेफर्स टू द क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी. क्वांटिटी तो मान लेते हैं वो क्वांटिटी है 10 यूनिट्स, कोई भी चीज का 10 यूनिट्स. क्वांटिटी किसका? ऑफ अ कमोडिटी. कमोडिटी मतलब कोई भी सामान का. तो मान लीजिए 10 यूनिट हम यहाँ पे कहते हैं पेन का. ठीक है. तो क्वांटिटी की जगह में हो गया, कमोडिटी की जगह में हम नाम लिख दिए. दैट अ कंज्यूमर इज विलिंग एंड एबल टू परचेज. कंज्यूमर के जगह में मान लो मैंने अपना नाम लिख दिया. ठीक है. तो मतलब मैं एक कंज्यूमर हूं, मैं पेन खरीदना चाहता हूं और वो भी 10 यूनिट. क्वांटिटीज हो गया 10 यूनिट, कमोडिटी हो गया पेन, कुछ भी हो सकता है, और कंज्यूमर हो गया कोई भी रैंडम, बहुत सारे. तो यहाँ पे मैंने अपने आप को कंज्यूमर ले लिया. इज विलिंग एंड एबल टू परचेज मतलब इसको मैं खरीदने का इच्छुक हूं और खरीदने लायक भी हूं. मतलब मेरे पास उतना परचेजिंग पावर रहना चाहिए. कितना? एट वेरियस प्राइसेस. वेरियस प्राइसेस मतलब मान लो कभी पेन लिया 10 रुपीज, कभी इसको लिया 20 रुपीज. अलग अलग होते हैं ना, अलग अलग रेट के. कभी हुआ 50 रुपीज. तो मेरे को अलग अलग प्राइसेस के सामान लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है. कब? ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम. तो मान लेते हैं ये जो कुछ भी ऐसा हो रहा है ये 1 साल का बात है. ऐसे समझने के लिए बस लिख रहे हैं, आपको कैलकुलेट करने के लिए नहीं बोलेगा. तो इसका मतलब क्या है? देखो हमने डेफिनेशन को छोटे छोटे पार्ट में ब्रेक डाउन कर दिया. इसका मतलब यह है कि मैं एक कंज्यूमर हूं, मैं पेन खरीदना चाहता हूं, वो भी 10 यूनिट अलग अलग प्राइजेस में 1 साल के अंदर. तो 1 साल के अंदर मैं एज अ कंज्यूमर मैं कितना खपत कर रहा हूं कमोडिटी का, उसको कहते हैं डिमांड. क्लियर है? इजी है. स्क्रीनशॉट ले लो. और यही वाला को आपको एग्जाम में भी लिखना है, कुछ अलग से नहीं लिखना है, यही वाला सेम चीज में लिखना है. अगर आपको पूछेगा कि डिमांड क्या है, तो आपको जब पूछेगा डिमांड क्या है, आप ये वाला पार्ट में लिख सकते हो कि इट रेफर्स टू द क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी दैट अ कंज्यूमर इज विलिंग एंड एबल टू परचेज एट वेरियस पॉसिबल प्राइसेस या एट वेरियस प्राइसेस ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम. क्लियर है? क्लियर है. आई होप क्लियर हो गया होगा, क्योंकि डेफिनेशन या उसका मीनिंग में इतना ही पार्ट है. ठीक है. अब मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे.